Welcome to We Learn. This is session 12 of Artificial Intelligence and Neural Networks. So in today's session, we are going to discuss about the advanced search techniques. Under this, we are going to discuss about simulated annealing. After that, we are going to discuss about genetic algorithms for search. Then we are going to discuss real-time A** algorithm. Then after that we are going to cover iterative deepening A** that is IDA, and after that we are going to cover parallel search, and at last we are going to discuss about bidirectional search. So first of all, let us start today's session with the topic called simulated annealing. So annealing is basically a process of producing very strong glass or metal which involves heating the material to a very high temperature and then allowing it to cool very slowly. Annealing क्या है? बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी स्ट्रॉन्ग ग्लास को या मेटल को प्रोड्यूस करते हैं. सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी मटेरियल को बहुत ही हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है और फिर उसे कूल होने के लिए अलाउ किया जाता है. इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल को सबसे पहले हॉट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हीट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और जब वो मेल्ट हो जाता है तो उसको एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए उसी शेप के मेटल में या किसी ऑब्जेक्ट में उसको पुट करते हैं so that we can give a particular desired shape or size to that metal. So in this way the atoms are able to form the most stable structure. इस वे में क्या होता है, जो भी हमारे मेटल्स हैं उनको एक स्टेबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड हम करा सकते हैं, गिविंग द मटेरियल ग्रेट स्ट्रेंथ. स्ट्रक्चर के साथ साथ इस प्रोसेस के थ्रू, एनीलिंग के थ्रू, हम मटेरियल को एक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करा सकते हैं. दैट मीन्स जब हम ये हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, हीट करने के बाद उसको मेल्ट करके किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में या पर्टिकुलर शेप में उसको फिल करते हैं, तो हमारा जो मेटल है उसी शेप में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है, एज वेल एज उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो जाता है. नाउ सिमुलेटेड एनीलिंग इज़ ए लोकल सर्च मेटा ह्यूरिस्टिक based on this method and is an extension of a process called Metropolis Monte Carlo simulation. So simulated annealing क्या है? ये एक बेसिकली लोकल सर्च टेक्निक है मेटा ह्यूरिस्टिक की, जो कि बेस्ड होती है हमारे एक्सटेंशन प्रोसेस पर, जिसमें कि हम जनरली इसको जानते हैं मेट्रोपोलिस मोंटे कार्लो सिमुलेशन के नेम से. So simulated annealing is applied to a multi-value combinatorial problem. जो ये हमारा सिमुलेटेड एनीलिंग का कॉन्सेप्ट है, ये हम मल्टी वैल्यूज़ पर अप्लाई करते हैं. दैट मीन्स जहाँ पर हमारे पास मल्टी वैल्यू प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पर ये हम अप्लाई करते हैं. वेयर वैल्यूज़ नीड टू बी चूजन फ्रॉम मैनी वेरिएबल्स टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर वैल्यू फॉर सम ग्लोबल फंक्शन. ऐसी मल्टीपल वैल्यूज़, ऐसी प्रॉब्लम्स जहाँ पर हम मल्टीपल वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं, जहाँ पर की जो वैल्यू है उसको चूज़ करके हम डिफरेंट वेरिएबल्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एक ग्लोबल फंक्शन प्रोवाइड कराते हैं. सो डिपेंडेंट ऑन ऑल दी वेरिएबल्स इन दी सिस्टम. अब यहाँ पर ये जो हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं और जो हमारे वेरिएबल्स हैं उन पर, या हम कह सकते हैं जो हम फंक्शन चूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है जो हमने वेरिएबल्स चूज़ किए हैं उन पर. जिस टाइप के हम वेरिएबल्स चूज़ करेंगे उसी टाइप का आउटपुट जनरेट होगा बाय परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन ऑन अ सिस्टम. सो दिस वैल्यू इज थॉट ऑफ एज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड इन जनरल the aim of simulated annealing is to find a minimum energy for a system. यहाँ पर अगर हम सिमुलेटेड एनीलिंग की बात करें तो सिमुलेटेड एनीलिंग में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है हमारे मिनिमम एनर्जी को यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना. एज यू कैन सी हियर दिस वैल्यू इज़ थॉट ऑफ एज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ये जो वैल्यू होती है यहाँ पर हम इसको एनर्जी ऑफ द सिस्टम
के साथ कंपेयर करते हैं, इसको एनर्जी ऑफ द सिस्टम की तरीके से ट्रीट करते हैं। एंड इन जनरल द एम ऑफ सिमुलेटेड एनेलिंग इज़ टू फाइंड अ मिनिमम एनर्जी फॉर अ सिस्टम। यहाँ पर जो मेन एम होता है सिमुलेटेड एनेलिंग का वो ये होता है कि हम किसी भी सिस्टम के लिए मिनिमम एनर्जी को फाइंड आउट कर सकें। सो सिंपल मोंटे कार्लो सिमुलेशन इज़ ए मेथड ऑफ लर्निंग इंफॉर्मेशन। जो हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं मोंटे कार्लो सिमुलेशन की, ये बेसिकली एक लर्निंग टेक्निक है जो कि एक शेप प्रोवाइड करने के लिए भी यूज़ की जाती है। सो अबाउट द शेप ऑफ ए सर्च स्पेस, दैट मीन्स किसी भी सर्च स्पेस की शेप को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। सो द प्रोसेस इन्वॉल्व्स रैंडमली सेलेक्टिंग पॉइंट्स विद इन द सर्च स्पेस। ये जो हमारी प्रोसेस है सिमुलेटेड एनेलिंग की, इसके अंदर कुछ डिफरेंट हमारे पास स्टेप्स होते हैं। लाइक यहाँ पर जो मेन ऑपरेशन है वो होता है सेलेक्टिंग पॉइंट्स, दैट मीन्स हमें यहाँ पर पॉइंट्स सेलेक्ट करने होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सर्च स्पेस में। यहाँ पर जो हम पॉइंट सेलेक्ट करते हैं वो रैंडम बेसिस पर करते हैं, दैट मीन्स किसी को भी हम चूज़ कर सकते हैं। नाउ एन एग्जाम्पल ऑफ इट्स यूज इज़ एज फॉलोज। सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस एन एग्जाम्पल ऑफ simulated annealing. So here a square is partially contained within a circle. एक कोई भी एक हमने यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं। हमने एग्जांपल लिया है कि एक स्क्वायर है, उसको हमने पार्शियली किसी एक सर्कल के अंदर पुट किया है। सो सिंपल मोंटे कार्लो सिमुलेशन कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द स्क्वायर इज़ विद इन द सर्कल। अब सिंपल मोंटे कार्लो सिमुलेशन टेक्निक के थ्रू हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना पोर्शन इस स्क्वायर का एक पर्टिकुलर सर्कल के अंदर है एंड कितना पोर्शन आउटसाइड है, दैट मीन्स एंड व्हाट पोर्शन इज़ आउटसाइड द सर्कल। जो एक पर्टिकुलर सर्कल है उसके अंदर कितना पोर्शन है किसी भी स्क्वायर का और कितना पोर्शन बाहर है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं with the help of simple Monte Carlo simulation technique. So this is done by randomly sampling points within the square and checking which ones are within the circle and which are not. अब ये जो टेक्निक है जिसके थ्रू हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कितना पोर्शन सर्कल के अंदर है स्क्वायर का और कितना पोर्शन सर्कल के बाहर है, ये हम कैलकुलेट करते हैं एक सैम्पलिंग पॉइंट्स के थ्रू। रैंडमली हम कुछ सैम्पलिंग पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, स्क्वायर के जनरेट करते हैं एंड वी देन चेक विच वंस आर विद इन द सर्कल एंड विच आर नॉट। सपोज यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें तो हम हर एक इस कॉर्नर को, स्क्वायर के हर एक कॉर्नर को, वर्टेक्स को एक नेमिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, वर्टेक्स V1, V2, V3 और V4। तो उसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वर्टेक्स एक पर्टिकुलर सर्कल के अंदर है और कौन सा वर्टेक्स पर्टिकुलर सर्कल के बाहर है। जो वर्टिसेस सर्कल के अंदर होंगे उनको हम कह सकते हैं कि स्क्वायर का ये पोर्शन सर्कल के अंदर है। सिमिलरली जो वर्टिसेस रेस्पेक्टिव वर्टिसेस इसको किसी भी सर्कल के बाहर होंगे उनको हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर का ये वाला पोर्शन सर्कल के आउटसाइड है। नाउ मेट्रोपोलिस मोंटे कार्लो सिमुलेशन एक्सटेंड्स दिस सिंपल मेथड एज फॉलोज। अब ये जो मेट्रोपोलिस मोंटे कार्लो सिमुलेशन टेक्निक थी उसने इसी सिंपल मेथड को कुछ डिफरेंट वे में यूज़ किया। लाइक रादर दैन सेलेक्टिंग न्यू स्टेट्स फ्रॉम द सर्च स्पेस एट रैंडम, यहाँ पर हम जो न्यू स्टेट्स थी उनको रैंडमली सेलेक्ट नहीं करते थे सर्च स्पेस में, यहाँ पर हम दूसरी टेक्निक यूज़ करते हैं। लाइक अ न्यू स्टेट इज़ चूजन बाय मेकिंग अ स्मॉल चेंज टू द करंट स्टेट। यहाँ पर हमारे पास जो न्यू स्टेट्स हैं उनको हम सर्च स्पेस से रैंडमली सेलेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, जो हमारी न्यू स्टेट है उसको हम चूज़ करते हैं बाय मेकिंग अ स्मॉल चेंज टू दी करंट स्टेट। जो हमारे पास करंट स्टेट है उसमें थोड़ा सा हम कोई चेंज कर देते हैं, कोई छोटा सा चेंज कर देते हैं और फिर उसी को हम चूज़ कर लेते हैं। सो इफ़ द न्यू स्टेट मीन्स दैट द सिस्टम as a whole has a lower energy than it did in the previous state, then it is accepted. अगर अब यहाँ पर न्यू स्टेट का मतलब ये है that a system as a whole has a lower energy, मतलब अगर कोई सिस्टम है उसके अंदर लोअर एनर्जी है, उस लोअर एनर्जी को यहाँ पर ये जो स्टेट है वो रिप्रेजेंट करेगी। देन इट डिड इन द प्रीवियस स्टेट, दैट मीन्स प्रीवियस स्टेट में
ज़्यादा एनर्जी थी और लोअर स्टेट में अगर लेस एनर्जी है तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज वी आर गोइंग टू रिजेक्ट दैट। दैट मीन्स कि हमारे पास जो न्यू स्टेट जनरेट हुई उसकी एनर्जी प्रीवियस स्टेट से, ओल्ड स्टेट से लेस होनी चाहिए, तभी हम इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द प्रोसेस। Now, if the energy is higher than for the previous state, then a probability is applied to determine whether the new state is accepted or not। अब सेम कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कि अगर एनर्जी हायर होगी प्रीवियस स्टेट से तो वहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी विल बी अप्लाइड टू डिटरमाइन वेदर द न्यू स्टेट इज़ एक्सेप्टेड और नॉट। न्यू स्टेट को हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। Now, this probability is called a Boltzmann acceptance criteria and is calculated as follows। अब ये जो probability है इसको हम Boltzmann acceptance टेक्निक बोलते हैं। तो इस Boltzmann acceptance टेक्निक के थ्रू हम यहाँ पर probability कैलकुलेट करते हैं by using a particular formula like E upon T। D शो करता है चेंज इन एनर्जी, E है हमारी एनर्जी, where T is the temperature। So here T is the current temperature of the system and D is the increase in energy that has been produced by moving from the previous state to the new state। अब यहाँ पर T क्या है? T शो करता है हमारे करंट टेम्परेचर को, किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम के, जो भी पर्टिकुलर एक सिस्टम का टेम्परेचर है उसको हम T से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली DE के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे इंक्रीज इन एनर्जी को, जो एनर्जी इंक्रीज हुई है, एंड देन दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग फ्रॉम द प्रीवियस स्टेट टू द न्यू स्टेट। ये जो एनर्जी क्रिएट होगी, ये जो एनर्जी चेंज होगी या इंक्रीज होगी, ये बेसिकली इसलिए होगी क्योंकि एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में किसी भी सिस्टम को मूव कराएंगे या चेंज कराएंगे तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। नाउ द टेम्परेचर इन दिस कॉन्टेक्स्ट refers to the percentage of steps that can be taken that lead to a rise in energy। अब यहाँ पर ये जो टेम्परेचर होगा वो हम बेसिकली परसेंटेज के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टेप्स दैट कैन बी टेकन दैट लीड टू ए राइज इन एनर्जी। दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट करेगा हमारी परसेंटेज को जो कि शो करती है राइज इन एनर्जी। जो हमारी एनर्जी इंक्रीज होगी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव होने में, उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। सो at a higher temperature, more steps will be accepted that lead to a rise in energy than at a lower temperature। अगर हमारा टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ पर हमें ज़्यादा स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, मोर स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, जिससे कि एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। वेयर एज अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें तो लो टेम्परेचर में हमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम परफॉर्म कराने होते हैं और इसीलिए एनर्जी लो होगी। Now, to determine whether to move to a higher energy state or not, the probability dE over T is calculated। अब ये कैलकुलेट करने के लिए, ये पता करने के लिए कि हमें मूव करना चाहिए हायर स्टेट की तरफ या नहीं, एनर्जी की हायर स्टेट की तरफ या नहीं, हम वहाँ पर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी बेसिकली एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑपरेशन की होने या ना होने की पॉसिबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम सेम कॉन्सेप्ट के थ्रू प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। सो हेयर वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला DE over T is calculated। So now the next thing here is a random number is generated between 0 and 1। दैट मीन्स अब यहाँ पर इस फॉर्मूले के थ्रू जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो एक रैंडम नंबर हमें जनरेट होगा, रैंडम नंबर हमें मिलेगा जो कि होगा 0 से 1 के बीच में। दैट मीन्स किसी भी नंबर की, किसी भी ऑपरेशन की या किसी भी इवेंट की जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आती है। दैट मीन्स जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी। दैट मीन्स 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो इफ़ दिस रैंडम नंबर इज़ लोअर देन द प्रोबेबिलिटी फंक्शन द न्यू स्टेट इज़ एक्सेप्टेड। अब अगर ये जो रैंडम नंबर है ये हमारे प्रोबेबिलिटी फंक्शन से लेस होता है तब तो हम स्टेट को एक्सेप्ट करेंगे।
So in cases where the increase in energy is very high or the temperature is very low, this means that very few states will be accepted. अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर कि जो एनर्जी है वो काफ़ी हाई होती है या फिर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी लो होता है. ऐसे केसेस में हमारे पास बहुत ही कम ऐसी स्टेट्स होती हैं जिनको हम एक्सेप्ट करते हैं. सो दैट इन्वॉल्व एन इंक्रीज इन एनर्जी एज ई डी ई ओवर टी अप्रोचेज ज़ीरो. अब यहाँ पर जो डी ई ओवर टी दैट मीन्स जो हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की वो अप्रोच होती है हमारी ज़ीरो की तरफ, और ज़ीरो की तरफ मूव होती है, तो इसी से हमारी पॉसिबिलिटी रिड्यूस होती जाती है किसी भी स्टेट को एक्सेप्ट करने की. और जब ज़ीरो की तरफ प्रोबेबिलिटी रीच होती है तो उससे किसी भी सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. नाउ द फैक्ट दैट सम स्टेप्स आर अलाउड दैट इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनेबल्स द प्रोसेस टू escape फ्रॉम लोकल मिनिमम. अब यहाँ पर हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें अलाउ करते हैं कि हम एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी सिस्टम की. सो द प्रोसेस टू escape फ्रॉम लोकल मिनिमम. अब यहाँ पर ये जो सिस्टम है वो हमें अलाउ करता है कि हम इस्केप कर सकते हैं इन प्रोसेसेस को. दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम खुद को अवॉइड कर सकते हैं by using a concept of local minima. So which means that simulated annealing often can be an extremely powerful method for solving complex problems with many local maxima. अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जो सिमुलेटेड एनेलिंग टेक्निक है इट कैन बी यूज एज अ एक्सट्रीमली पावरफुल मेथड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक मानी जा सकती है. सो बिकॉज इट हैज़ मैनी लोकल मैक्सिमा पॉइंट्स. बहुत सारे यहाँ पर लोकल मैक्सिमा पॉइंट्स हो सकते हैं इसलिए. नाउ सम सिस्टम्स यूज ई डी ई ओवर के टी एज द प्रोबेबिलिटी दैट द सर्च विल प्रोग्रेस टू अ स्टेट विद ए हायर एनर्जी. अब यहाँ पर कुछ सिस्टम्स होते हैं वो ये प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ ई डी ई ओवर के टी. इस कॉन्सेप्ट के थ्रू प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है. ये जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारा कैलकुलेट करती है कि किसी भी सिस्टम में कितनी प्रोग्रेस हुई है, उसकी एनर्जी कितनी हाई हुई है. अब यहाँ पर जो के है वो होता है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. नाउ सिम्युलेटेड एनेलिंग यूजेस मोंटे कार्लो सिमुलेशन टू आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर ए पर्टिकुलर सिस्टम. दैट मीन्स जो सिमुलेटेड एनेलिंग टेक्निक है वो यूज़ करती है मोंटे कार्लो सिमुलेशन को, ताकि उससे ये पता किया जा सके कि मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सी है किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम में. मोस्ट स्टेबल स्टेट का मतलब है कोई भी ऐसी स्टेट जिसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ मोस्ट स्टेबल स्टेट. सो दिस इज़ डन बाय रनिंग सक्सेसिव इटरेशंस फॉर मेट्रोपोलिस मोंटे कार्लो सिमुलेशन. ये जो हमारी प्रोसेस है सक्सेसिव इटरेशंस की वो हम परफॉर्म करते हैं थ्रू दी मोंटे कार्लो सिमुलेशन. सो यूजिंग प्रोग्रेसिवली लोअर टेम्परेचर्स, यहाँ पर हम कंटिन्यूसली लोअर टेम्परेचर्स का यूज़ करते हैं. हैंस इन सक्सेसिव इटरेशंस fewer and fewer steps are allowed that lead to an overall increase in energy for the system. इसलिए हम यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ द सक्सेसिव इटरेशंस टेक्निक where we can perform less number of steps which can lead to overall increase in energy for the system. minimum number of steps से हम किसी भी सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं. Now a cooling schedule is applied which determines the manner in which the temperature will be lowered for successive iterations. अब यहाँ पर एक कूलिंग शेड्यूल, दैट मीन्स एक एनेलिंग शेड्यूल को हम यूज़ कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि किस मैनर से हमने टेम्परेचर को लोअर किया है फॉर दी सक्सेसिव इटरेशंस. सो टू पॉपुलर कूलिंग schedules are as follows. Like first one here is T new equals to T old dt. T new को हम कैलकुलेट कर सकते हैं with the help of this formula T old dt. dt means change in temperature. Similarly, the next technique is T new equals to C underscore
T old where C is less than 1.0. यहाँ पर T new शो करता है न्यू टेम्परेचर, देन C is the constant whose value is less than 1.0. Then we have T old, that is the old temperature. Now the cooling schedule is extremely important as is the choice of the number of steps of Metropolis Monte Carlo simulation that are applied in each iteration. अब ये जो हमारा कूलिंग शेड्यूल है, जो सिमुलेटेड एनीलिंग है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं या चॉइसेस हैं वो डिपेंड करते हैं मेट्रोपोलिस मोंटे कार्लो सिमुलेशन पर, जो कि हम हर एक इटरेशन पर अप्लाई करते हैं. सो दीज हेल्प टू डिटरमाइन वेदर द सिस्टम विल बी ट्रैप्ड बाय लोकल मिनिमा नोन एज क्वेंचिंग. अब यहाँ पर ये जो हमारे पास सिस्टम है ये हेल्प करता है हमें ये आइडेंटिफाई करने में कि हमारे पास जो सिस्टम है उसके अंदर जो लोकल मिनिमा है, क्या हम उसको ट्रैप करने में एबल हैं, हम उसे ट्रैप कर पाएंगे या नहीं. सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्विंचिंग. सो द नंबर ऑफ टाइम्स द मेट्रोपोलिस मोंटे कार्लो सिमुलेशन इज अप्लाइड पर इटरेशन इज़ फॉर लेटर इटरेशंस. तो यहाँ पर जो जितने नंबर ऑफ टाइम्स हम ये मेट्रोपोलिस मोंटे कार्लो सिमुलेशन टेक्निक को यूज़ करेंगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर, उसी को हम इटरेशंस बोलते हैं. So also important in determining the success of simulated annealing are the choice of the initial temperature of the system. किसी भी सिस्टम की सक्सेस को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे सिमुलेटेड एनीलिंग ऑपरेशंस हैं वो यूज़फुल होते हैं. दैट मीन्स यहाँ पर हम चॉइस के लिए जो इनिशियल टेम्परेचर है किसी भी सिस्टम का उसको यूज़ करते हैं एंड द अमाउंट बाय विच द टेम्परेचर इज़ डिक्रीज्ड फॉर ईच इटरेशन. और जो सेकंड चीज़ हम यूज़ करते हैं वो होता है वो अमाउंट जिसके थ्रू हमने किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया है इन अ पर्टिकुलर इटरेशन. नाउ दीज वैल्यूज़ नीड टू बी चूजन केयरफुली अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड. अब ये जो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं इनको हमें केयरफुली चूज़ करना होता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. जो भी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है उसका जो नेचर है उसके ही बेसिस पर हमें इन वैल्यूज़ को चूज़ करना होता है. सो व्हेन द टेम्परेचर T हैज़ रीच्ड ज़ीरो द सिस्टम इज़ फ्रोज़न. जब किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर T जो कि ज़ीरो हो जाता है तो वो सिस्टम फ्रोज़ हो जाता है. दैट मीन्स कोई भी टेम्परेचर है किसी भी सिस्टम के अंदर जो टेम्परेचर है T अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो लेवल पर पहुंच जाती है तो वो फ्रोज़न स्टेट में आ जाता है. And if the simulated annealing process has been successful, it will have identified a minimum for the total energy of the system. अब ये जो सिमुलेटेड एनीलिंग प्रोसेस है अगर ये किसी भी सिस्टम में सक्सेसफुल हो जाती है दैट मीन्स कि हमने वहाँ पर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को जो मिनिमम टोटल एनर्जी होगी किसी भी सिस्टम की उसको आइडेंटिफाई कर लिया है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हेयर इज जेनेटिक एल्गोरिथम्स फॉर सर्च. So basically genetic algorithms can be used to solve search problems but does not assume any detailed understanding of the mechanics of genetic algorithms. जो genetic algorithms टेक्निक है ये हम सर्च प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं बट हम यहाँ पर ये अज्यूम करते हैं कि इससे डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती किसी भी जेनेटिक एल्गोरिथम की मैकेनिज्म की. So genetic algorithms involve finding solutions to complex problems using a method based on the process of evolution that we see in nature. Genetic algorithms क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज अप्लाइड इन नेचर. जो भी नेचर में चेंज हो रहा है उनसे रिलेटेड फैक्टर्स को कंसीडर करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. Now, genetic algorithms are usually used to identify optimal solutions to complex problems. Genetic algorithms जो होती हैं वो बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम optimal solution अचीव कर सकें किसी भी एक complex problem के लिए. So this can clearly be easily mapped to search methods which are aiming towards a similar goal. अब यहाँ पर जो ये हमारी सर्चिंग टेक्निक्स हैं इनके थ्रू हम इजीली मैप कर सकते हैं डिफरेंट मेथड्स को जिनका कि एक ही गोल होता है
जो उन्हें अचीव करना होता है। दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास सर्चिंग मेथड्स हैं, उन सभी का एक ही गोल है, टू अचीव अ सिमिलर गोल। सो जेनेटिक एल्गोरिथम्स कैन दस बी यूज्ड टू सर्च फॉर सॉल्यूशंस टू मल्टी वैल्यू प्रॉब्लम्स। इसीलिए हम जनरली जेनेटिक एल्गोरिथम्स को मल्टी वैल्यूड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, वेयर द क्लोजनेस ऑफ एनी अटेम्प्टेड सॉल्यूशन टू द एक्चुअल सॉल्यूशन कैन बी रेडिली इवेल्युएटेड। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं मल्टी वैल्यूड की, उनको हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस जेनेटिक एल्गोरिथम्स टेक्निक। Now, in short, a population of possible solutions is generated and a fitness value for each chromosome is determined. That means अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा ये जो टेक्निक है इसके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस को जनरेट कर सकते हैं और इससे एक फिटनेस वैल्यू को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं क्रोमोसोम के थ्रू। बेसिकली ये जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फिटनेस वैल्यूज़ होती हैं, लेवल्स होते हैं, वो हम हर एक क्रोमोसोम के लिए आइडेंटिफाई करते हैं। सो दिस फिटनेस इज़ यूज टू डिटरमाइन द लाइकलीहुड दैट अ गिवन क्रोमोसोम विल सर्वाइव टू द नेक्स्ट जनरेशन और रिप्रोड्यूस। ये जो फिटनेस वैल्यू है ये शो करती है कि जो हमारा क्रोमोसोम है वो एग्जिस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा आगे जनरेशन में, या फिर रिप्रोड्यूस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। Now let us discuss the next topic here, that is real-time A** technique. So real-time A** is a variation of A**. ये जो technique है ये A** का variation है. So search continues on the basis of choosing paths that have minimum values of F node equals to G node plus H node. अब यहाँ पर हम minimum path choose करते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ जी नोड्स एंड एच नोड्स। जी और एच को दोनों को हमने कॉम्बाइन किया और यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम चूज़ करते हैं। हाउएवर जी नोड इज़ द डिस्टेंस ऑफ द नोड फ्रॉम द करंट नोड। जी नोड रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को फ्रॉम द करंट नोड, देन रदर देन फ्रॉम द रूट नोड। रूट नोड को छोड़कर हम करंट नोड से एक पर्टिकुलर नोड तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी नोड से। Hence, the algorithm will backtrack if the cost of doing so plus the estimated cost of solving the problem from the new node is less than the estimated cost of solving the problem from the current node. अब यहाँ पर जो एल्गोरिथम है वो बैक ट्रैक भी हम कर सकते हैं अगर कुछ ऐसी कंडीशंस फॉलो हों, लाइक अभी यहाँ पर हमारे पास लाइक कंडीशन इस तरीके की आ सकती है कि जो हमने कॉस्ट एस्टिमेट की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसकी अगर कॉस्ट लेस होती है फ्रॉम अ पर्टिकुलर नोड, देन हम लाइक कोई एक नोड हमें ट्रेस करनी है, उस नोड तक का डिस्टेंस करंट नोड से हमने कैलकुलेट किया। अब ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस आया है ये हमारा लेस हुआ एस्टिमेटेड कॉस्ट से, तो यहाँ पर हमें बैक ट्रैकिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। नाउ इम्प्लीमेंटिंग रियल टाइम A** मीन्स मेंटेनिंग ए हैश टेबल फॉर प्रीवियसली विजिटेड स्टेट्स विद देयर H वैल्यूज़। अब यहाँ पर हमें एक हैश टेबल भी क्रिएट करनी होती है ताकि हम विजिटेड स्टेट्स को इसमें शो कर सकें थ्रू देयर H वैल्यूज़। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक here, that is iterative deepening A**, that is IDA**. So by combining iterative deepening with A**, we produce an algorithm that is optimal and complete. यहाँ पर A** के थ्रू इटरेटिव डीपनिंग विद A** के थ्रू हम एक ऐसी ऑप्टिमल एल्गोरिथम सेलेक्ट करते हैं जो कि मिनिमम पॉसिबल केसेस से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकती है। यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन एडवांटेज है इसका, वो ये है कि ये लो मेमोरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी। दैट मीन्स इट रिक्वायर्स अ लो मेमोरी फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन द बेसिकली डेप्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक। सो IDA is a form of iterative deepening search where successive iterations impose a greater limit on F node rather than on the depth of a node.
यहाँ पर IDA की अगर हम बात करें, ये एक इटरेटिव डीपनिंग को शो करता है, जहाँ पर हम सक्सेसिव इटरेशंस परफॉर्म करते हैं rather than the depth of a node. So IDA performs well in problems where the heuristic value f has relatively few possible values. That means IDA है वो बेस्ट वर्क करता है ऐसी प्रॉब्लम्स में जहाँ पर ह्यूरिस्टिक वैल्यू f हम कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पर अगर ये जो f की हमारे पास वैल्यू आती हैं वो लेस होती हैं, वेरी लेस इन नंबर. Now, for example, using the Manhattan distance as a heuristic in solving the 8 queens problem, the value of f can only have values 1, 2, 3 and 4. यहाँ पर अगर हम 8 क्वींस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस के थ्रू, तो यहाँ पर हमारे पास 4 ही पॉसिबल वैल्यूज़ आती हैं, लाइक 1, 2, 3 और 4. सो इन दिस केस द IDA एल्गोरिथम ओनली नीड्स टू रन थ्रू अ मैक्सिमम ऑफ 4 इटरेशंस. अब यहाँ पर जो IDA एल्गोरिथम होगी उसको मैक्सिमम 4 इटरेशंस के ही कवर करने होते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो बेसिकली इट हैज़ अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नॉट डिसिमिलर फ्रॉम दैट ऑफ ए एस्टिक बट विद ए सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज इट इज़ इफेक्टिवली रनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च. ये जो हमारे पास टेक्निक है IDA की, ये डेप्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेस्ट सूटेबल टेक्निक है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक हेयर, एंड दैट इज बाई डायरेक्शनल सर्च. सो बाई डायरेक्शनल सर्च is also known as wave search due to the wave-like structure in which paths are followed through the search space. Bidirectional search को हम वेव सर्च भी बोलते हैं क्योंकि जो इसका नेचर है वो वेव लाइक होता है, एंड इट इज़ अप्लाइड व्हेन सर्चिंग फॉर द बेस्ट पाथ बिटवीन ए स्टार्ट नोड एंड ए नोन गोल नोड. ये तभी हम यूज़ करते हैं जब हमें एक पर्टिकुलर स्टार्ट नोड से गोल नोड तक का हमें पाथ पता हो. सो दिस इज़ समवॉट डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द अदर सर्च एल्गोरिथम्स. ये इनमें कुछ डिफरेंट होती है ये अदर सर्च एल्गोरिथम से, लाइक वेयर द गोल नोड इज़ नॉट नोन. वहाँ पर गोल नोड का हमें पता नहीं होता, लेकिन बायडायरेक्शनल सर्च में स्टार्टिंग नोड से गोल नोड तक का हमें पता होता है. सो द पर्पस ऑफ द एल्गोरिथम इज़ टू फाइंड अ पाथ टू ए गोल नोड विदाउट नोइंग वेयर द गोल नोड विल बी लोकेटेड इन द ट्री. हमें ये पता होता है इसमें कि गोल नोड कौन सी है, लेकिन किसी एक ट्री में वो गोल नोड की लोकेशन क्या है वो हमें नहीं पता होती, और वहाँ पर हमें ये बायडायरेक्शनल सर्च यूज़ करनी होती है. Now, bidirectional search involves simultaneously spreading out paths in a breadth-first fashion from both the start and goal nodes. यहाँ पर bidirectional में क्या होता है, हम पाथ्स को स्प्रेड आउट करते हैं. दैट मीन्स एक हमारी स्टार्टिंग नोड से गोल नोड्स की तरफ डिफरेंट पाथ्स चूज करते हैं. Now, this requires that a predecessor function be available for each node. अब इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि एक नोड से दूसरे नोड के लिए हर एक नोड का एक प्रेडिसेसर फंक्शन होना चाहिए, एज वेल एज दी सक्सेसर फंक्शन. प्रेडिसेसर फंक्शन के साथ साथ सक्सेसर फंक्शन भी होना चाहिए, सो दैट पाथ्स कैन बी एक्सटेंडेड बैकवर्ड फ्रॉम द गोल नोड, ताकि हम पाथ्स को एक्सटेंड कर सकें गोल नोड से बैकवर्ड डायरेक्शन में. नाउ एज सुन एज द टू पाथ्स मीट अ कंप्लीट पाथ हैज़ बीन जनरेटेड दैट बिगिंस एट द स्टार्ट नोड. और जब दोनों पाथ्स एक जगह मीट होते हैं, दैट मीन बैकवर्ड ट्रैकिंग हमने की और फॉरवर्ड ट्रैकिंग हमने की, जहाँ पर ये दोनों पाथ मिलते हैं वहीं पर हमारा एक कंप्लीट पाथ जनरेट हो जाता है, विच गोज थ्रू द पॉइंट वेयर द टू पाथ्स मेट एंड एंड्स एट द गोल नोड. ये एंड होगा गोल नोड पर, और ये दोनों पाथ शो करेंगे स्टार्टिंग ऑफ अ पर्टिकुलर नोड, द स्टार्टिंग पॉइंट. सो दिस पाथ इज जनरेटेड टू बी द शॉर्टेस्ट पाथ, और ये जो पाथ जनरेट होगा यही हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा. So at the end of this session, here is an exercise for you. You can try out these questions for yourself. So here the first question is, define genetic algorithms for search. Then the next question is, what is simulated annealing? So this is the end of today's session. Thank you.